नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक महान साम्राज्य अंदर से ही बिखर सकता है और उसकी जगह क्या लेता है? आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे ही बहुत बड़े बदलाव को समझने वाले हैं। 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने प्राचीन भारत का चेहरा ही बदल दिया और मध्ययुगीन भारत की नींव रखी? और देखिए, सवाल यही है। जरा सोचिए, एक सिस्टम जो सदियों से सेंचुरी से चला आ रहा हो और फिर अचानक वो अंदर से ही टूटने लगे, चरमराने लगे। बस यही वो गहरा संकट था, एक क्राइसिस जिसने भारत को एक बिल्कुल नए दौर में धकेल दिया। अब कलयुग, ये शब्द तो हम सबने सुना है ना? लेकिन ये सिर्फ कोई माइथोलॉजिकल एज या कहानी नहीं थी। नहीं, 3री-4थी शताब्दी के जो ग्रंथ हैं वो इसे एक असली सामाजिक संकट, एक रियल सोशल क्राइसिस बताने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये एक ऐसा दौर था जब समाज के जो नियम कायदे थे वो टूट रहे थे और जो पूरी वर्ण व्यवस्था थी उसका ढांचा ही ढहरा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये संकट था क्या? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि पूरा भारतीय समाज एक गाड़ी है और उसका जो इकोनॉमिक इंजन है जो उसे चला रहा था वो अचानक बंद पड़ गया, ठप हो गया। बस यही वो पतन था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, सदियों से ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये सिर्फ एक सोशल स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि ये एक इकोनॉमिक मशीन की तरह काम कर रही थी। बहुत सिंपल था। वैश्य वर्ग यानी जो व्यापारी और उत्पादक थे वो पैसा कमाते थे, टैक्स देते थे और इसी टैक्स से राजा यानी क्षत्रिय और पुजारी यानी ब्राह्मण अपना राजकाज चलाते थे। सब कुछ एकदम सेट था अपनी जगह। लेकिन फिर रोमन साम्राज्य के साथ जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो बंद हो गया और बस वो इंजन जो था वो लड़खड़ाने लगा। अब हुआ क्या? सारा का सारा बोझ आ गया किसानों पर। जब उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया गया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, मना कर दिया टैक्स देने से। नतीजा, राजा का खजाना खाली और पूरा सिस्टम ठप। इसी उथल पुथल को, इस कंफ्यूजन को वर्ण संकर कहा गया। मतलब एक ऐसी स्थिति जब समाज में कोई अपना तय काम नहीं कर रहा था। तो अब जब पुराना सिस्टम पूरी तरह से ढह चुका था तो शासकों को कोई नया रास्ता तो खोजना ही था और उन्होंने जो समाधान निकाला वो सच में एक रेवोल्यूशन था। उसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये बदलाव कितना बड़ा था जरा यहाँ देखिए। पहले क्या होता था? मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े बड़े राज्यों में जो भी अधिकारी थे उन्हें कैश में सैलरी मिलती थी, नकद वेतन। लेकिन अब जब इकोनॉमी में कैश ही नहीं था, पैसा ही नहीं था, तो सैलरी के बदले उन्हें सीधे जमीन के टुकड़े दिए जाने लगे। और ये जो लैंड ग्रांट्स का आइडिया था ना, ये एक तीर से कई निशाने साधने जैसा था। सोचिए, इससे एक साथ कितनी समस्याएं हल हो गई। कैशलेस इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लोकल लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो गया, नए नए इलाकों में खेती का विस्तार होने लगा और तो और जो स्थानीय जनजातियां थीं उन्हें भी ब्राह्मणवादी सिस्टम में शामिल कर लिया गया। राजा की लेजिटिमेसी भी बढ़ी। लेकिन इस सोल्यूशन का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी था। इससे एक बिल्कुल नए और शक्तिशाली वर्ग का जन्म हुआ, जमींदार, या कह लीजिए अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स। और इनके आने से पॉलिटिक्स का यानी राजनीति का पूरा खेल ही पलट गया। अब देखिए, शुरू में तो ये जमीनें सिर्फ ब्राह्मणों और मठों को ही दी जाती थी दान में। लेकिन धीरे धीरे 7वीं सदी आते आते हर्षवर्धन जैसे बड़े राजा भी अपने अधिकारियों को सैलरी की जगह जमीन ही देने लगे थे। ये एक आम प्रैक्टिस बन गई। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक बड़े राजा के नीचे हजारों छोटे छोटे राजा पैदा हो गए। अब असली पावर राजा के हाथ में नहीं, बल्कि इन जमींदारों के हाथ में थी। राजा की अपनी कोई बड़ी सेना नहीं थी, उसे सेना के लिए भी इन्हीं जमींदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। सिक्के लगभग गायब ही हो गए थे और राजा का कंट्रोल बस नाम का रह गया था। अब ये जो राजनीतिक उथल पुथल मची, इसका असर सिर्फ राजा महाराजाओं पर नहीं पड़ा, इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ये जो नए जमींदार थे, जाहिर है ये खुद तो हल नहीं चलाते थे। 7वीं सदी में एक चीनी यात्री आए थे, इत्सिंग। उन्होंने भी यही लिखा है कि मठों के पास अपने खेतों पर काम करवाने के लिए बहुत सारे सेवक थे। मतलब ये जमींदार उन किसानों पर निर्भर थे जो उनके जमीन से बंधे हुए थे और वो कहीं और जा भी नहीं सकते थे। तो हुआ ये कि किसान और कारीगर अब एक तरह से उस जमींदार की प्रॉपर्टी बन गए थे, जिससे वो जमीन जुड़ी हुई थी। वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते थे। अब सोचिए इसका नतीजा क्या होगा। गांव बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए और जब वो कट गए
तो उन्हें अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद ही बनानी पड़ती थी। वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए। और क्योंकि व्यापार लगभग खत्म हो चुका था, तो पाटलिपुत्र और मथुरा जैसे जो बड़े बड़े गुलजार शहर थे वो वीरान होने लगे। उनका महत्व कम हो गया। अब अर्थव्यवस्था का सेंटर, उसका केंद्र शहर नहीं थे, बल्कि ये आत्मनिर्भर और दुनिया से कटे हुए अलग थलग पड़े गांव बन गए थे। और इसी आइसोलेशन का, इसी अलगाव का एक और बड़ा नतीजा निकला। एक तरफ गांव दुनिया से कट रहे थे और दूसरी तरफ नई नई जनजातियों को समाज में शामिल किया जा रहा था, अक्सर शूद्रों के तौर पर। इन दोनों चीजों ने मिलकर जातियों की संख्या में एक जबरदस्त विस्फोट कर दिया। हजारों नई जातियां बन गईं। तो जो रास्ते, चाहे वो व्यापार के हों या राजनीति के, जो पूरे भारत को जोड़ते थे, वो अब टूट चुके थे। और इसका असर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं रुका, नहीं, इसने भारत का जो कल्चरल मैप था, जो सांस्कृतिक नक्शा था, उसे भी हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सोचिए, जब कोई एक बड़ी सेंट्रल पावर ही नहीं बची, तो जो एक कॉमन भाषा थी, जैसे प्राकृत, जो बड़े इलाके में बोली जाती थी, वो भी टूटने लगी, बिखरने लगी। उससे अपभ्रंश भाषाएं निकली। और फिर उन्हीं से धीरे धीरे 1000 ईस्वी के बाद बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़ जैसी आज की हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का जन्म हुआ। ये बदलाव इतना गहरा था, इतना फंडामेंटल था कि ये मंदिरों के आर्किटेक्चर तक में दिखने लगा। पंचायतन शैली के मंदिरों को ही ले लीजिए। इसमें क्या होता है, बीच में एक मुख्य देवता का मंदिर और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर दूसरे देवताओं के लिए। ये एक तरह से समाज का ही रिफ्लेक्शन था, एक हायरार्की, जैसे बीच में एक बड़ा राजा या जमींदार और उसके चारों तरफ उसके अधीन छोटे सामंत या किसान। तो कुल मिलाकर हर क्षेत्र की, हर रीजन की अपनी एक अलग पहचान बनने लगी, अपनी अलग भाषा, अपनी अलग लिपि। जैसे ब्राह्मी की जगह नई लिपियां आ गई, अपनी अलग कला और मूर्ति कला। यहाँ तक कि ज्ञान के क्षेत्र में भी एक बड़ा शिफ्ट आया। अब नई साइंटिफिक इंक्वायरी या खोजों के बजाय जो पुराने ग्रंथ थे, उन्हीं पर टीकाएं या कमेंट्रीज लिखने पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। तो इस तरह एक सेंट्रलाइज्ड शक्तिशाली साम्राज्य की जगह एक फ्रैगमेंटेड यानी बिखरे हुए सामंती भारत ने ले ली। और यही बिखरा हुआ भारत अगले 1000 साल के इतिहास का स्टेज बनने वाला था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो नई खंडित व्यवस्था बनी थी, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, इसने आने वाली सदियों में बाहरी ताकतों का, बाहरी आक्रमणों का सामना कैसे किया।